हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में अपनी प्रैक्टिस सेट जीडी प्रैक्टिस सेट की सीरीज में आगे बढ़ते हैं और ये 11वां प्रैक्टिस सेट आज हम लेके आए हैं। ठीक है, इसमें कुछ जो हमारे एक सेट का पेपर हो चुका है उसको आधार में रखते हुए इस सेट को हमने तैयार किया है। ठीक है, तो इसमें कुछ आपके जो जिन लोगों के अभी एग्जाम आने हैं, अभी तो एक ही सेट पेपर हुआ है, तो उनके लिए महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकते हैं। ठीक है, इन क्वेश्चन को देखते हैं। चंद्र ग्रहण में मध्य में कौन रहता है? जब अपने यहां चंद्र ग्रहण पड़ता है, और जैसे आपको मालूम है कि अभी कुछ टाइम पहले ही अपने यहां चंद्र ग्रहण पड़ा है, जो सदी का सबसे बड़ा चंद्र ग्रहण था और इस साल का आखिरी चंद्र ग्रहण भी था। ठीक है, तो आजकल एग्जामिनर भी क्या कर रहा है, जो करंट अफेयर की घटनाएं हैं अपने सब्जेक्ट, चाहे वो ज्योग्राफी हो, चाहे वो पॉलिटिकल हो, ठीक है, चाहे वो हिस्ट्री हो, उससे कनेक्ट करके ही क्वेश्चन रख रहा है। तो उसी बिहाफ पर मैंने भी ये क्वेश्चन रखा है, चंद्र ग्रहण को टॉपिक रखे। ठीक है, तो चंद्र ग्रहण जो हमारी घटना होती है उसमें क्या होता है, उसके बीच में कौन होता है? बीच से मतलब है कि किसकी छाया कहां पर हो रही होती है। ठीक है, आपको मालूम है सन तो अपनी जगह स्थिर रहेगा, तो ध्यान रखना जब चंद्र ग्रहण की घटना होती है तो उसमें जो मध्य में होता है वो चंद्रमा होता है, जिसकी छाया क्या होता है, पृथ्वी पर पड़ती है, जिसकी वजह से अपने यहां चंद्र ग्रहण की घटना देखी जाती है। ठीक है, और वहीं सूर्य ग्रहण में क्या देखते हैं कि मिड में बीच में कौन आ जाता है, पृथ्वी आ जाती है, जिसकी वजह से चंद्र ग्रहण की घटना, सूर्य ग्रहण की घटना होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, शेर शाह का मकबरा कहां है? जो शेर शाह सूरी था आपका, ठीक है, तो इसका मकबरा कहां है? तो ध्यान रखना इसका मकबरा सासाराम में है, और सासाराम कहां पड़ता है आपका? बिहार में पड़ता है। ये चीज ध्यान रखना, सासाराम बिहार में है। ठीक है, कई बार ये एग्जाम में पूछा गया है, ये भी क्वेश्चन कई बार आ चुका है। ठीक है, तो सासाराम बिहार में काफी सुंदर है, एक तालाब के बीच में एक टीला है, उस टीले के ऊपर इसका मकबरा है। अगला क्या है, किस आर्थिक प्रणाली में उत्पादित वस्तुओं का विभिन्न व्यक्तियों के बीच वितरण उनकी आवश्यकताओं के अनुसार नहीं बल्कि उनकी क्रय क्षमता के आधार पर होता है? ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट है, किस व्यक्ति को कितनी उसकी आवश्यकता है, वो उस बिहाफ में नहीं किया जा रहा है। जो व्यक्ति जिसकी परचेजिंग पावर, क्रय का मतलब है परचेजिंग पावर, जिसकी अधिक होगी वो इस चीज को परचेज कर लेगा। ये जो कंसेप्ट है ये किस स्वरूप में देखते हैं हम लोग? तो इसको बोला जाता है पूंजीवादी, कैपिटलिज्म। ठीक है, पूंजीवादी यानी कि कैपिटलिज्म में ये प्रमुख एक बुराई होती है, एक तरह से हम इसको बुराई भी कह सकते हैं, कि एक सीमा के बाहर जो गरीब व्यक्ति होगा उसको वो अपना प्रोडक्ट लेने में असमर्थ होगा, वहीं जो रिच पर्सन होगा वो उसको अपने पैसे की वजह से उसको परचेज कर लेता है। ठीक है, कुछ नेसेसरी चीजें होती हैं उसमें ये प्रॉब्लम बड़े रूप में देखी जाती है। ठीक है, वहीं सभी व्यक्तियों को एकल रूप से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा तो वो हमारा कहलाती है विचारधारा समाजवादी यानी कि सोशलिस्ट। ठीक है, आगे देखें, कौन एक प्रगतिवादी कर, कर मतलब टैक्स का उदाहरण है? तो ध्यान रखना, प्रगतिवादी जो कर है उसको किसको कहा जाता है? इनकम टैक्स यानी कि आयकर को कहा जाता है। ठीक है, जो इनकम टैक्स है आयकर को ही प्रगतिवादी कर कहा जाता है। ठीक है, आगे, संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद, जिसकी अभी हम लोग बात कर रहे थे, समाजवाद और पंथ निरपेक्षता को जोड़ा गया। यहां पर कुछ बुक्स में भी मैंने देखा है कई बार, ठीक है, और कई बार मैंने लोगों के मुख से भी सुना है कि वो इस पंथ निरपेक्ष वर्ड को धर्म निरपेक्ष यूज करते हैं, तो वो टेक्निकली गलत है। ठीक है, जो सेकुलर वर्ड है उसका मीनिंग होता है पंथ निरपेक्ष। ठीक है, सोशलिस्ट एंड और ये पंथ निरपेक्ष। ठीक है, तो ये जोड़ा गया है 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। इसका यदि ईयर भी आए तो आप ईयर भी याद रख लेंगे, 1976, जब इंडिया में इंटरनल डिस्टरबेंस की वजह से इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा रखी थी, नेशनल इमरजेंसी लगा रखी थी। उसी दौरान जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, इसी में क्या हुआ था कि समाजवाद और पंथ निरपेक्ष यानी कि सोशलिस्ट और सेकुलर वर्ड को संविधान में ऐड किया था। मैं फिर आपको आगाह कर रहा हूं कि यहां पर जो सेकुलर वर्ड है उसका मीनिंग धर्म निरपेक्ष नहीं क्या होता है, पंथ निरपेक्ष होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं क्या है
कि निम्न में से एक नकदी फसल नहीं है। नकदी मतलब कैश क्रॉप्स नहीं है। जानबूझ के मैंने ये क्वेश्चन ऑप्शन के बिहाफ में रखा जिससे हमारे क्या होंगे, वो ऑप्शन बाय द वे पूछ देता है कि आपसे कि कैश क्रॉप्स कौन सी है। ठीक है, तो समझ लेना कैश क्रॉप्स कॉमनली उनको माना जाता है या कहा जाता है जो जिसको करने से हमारे जो फार्मर्स हैं उनकी अधिक इनकम होती है। ठीक है, कुछ फसलें वो सिर्फ अपने खाने के पर्पज से ही करते हैं। ठीक है, और कुछ फसलों को खेती करने का पर्पज उनका क्या रहता है, उनका उत्पादन बढ़ाने के लिए, मतलब अपनी इनकम बढ़ाने के लिए होता है। तो देखेंगे कॉटन, कपास, तो ये क्या है, कैश क्रॉप्स है। हाँ, ग्राउंडनट यानी कि मूंगफली, ये भी कैश क्रॉप्स है। इसके बाद टी यानी कि चाय, ये भी कैश क्रॉप्स में ही आएगी। ज्वार जो होता है इसको कहा ही जाता है गरीबों का अनाज। ठीक है, ये पूरी तरह से आपकी कैसी फसल है, ये खाद्यान्न फसल है। ठीक है, वर्ल्ड लेवल पर हम बात करेंगे तो वर्ल्ड लेवल पर ये ज्वार ही तीसरी मेन प्रोडक्टिव क्रॉप्स होती है। फर्स्ट नंबर पे आपकी पैडी यानी कि धान आता है, सेकंड नंबर पे वीट आता है और थर्ड नंबर पे ज्वार ही आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, सांगपो किस नदी को बोला जाता है। तो जैसे आपको मालूम है कि कैलाश माउंटेन के नियर मानसरोवर लेक से जो रिवर निकलती है, जो जब इंडिया में आ जाती है, जिसको हम लोग ब्रह्मपुत्र कहते हैं, तो उसी रिवर को तिब्बत वाले क्षेत्र में किस नाम से जानते हैं, सांगपो नाम से जानते हैं। ठीक है, तो सांगपो किस नदी को कहा जाता है, ब्रह्मपुत्र को कहा जाता है। ठीक है, आगे, चुनाव याचिका पर निर्णय लेने का अधिकार है किसके पास है। ध्यान रखना आप लोग, इलेक्शन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए और इलेक्शन में कोई विवाद की कंडीशन आ रही होगी तो ध्यान रखना उसका फाइनल डिसीजन कौन लेगा, इलेक्शन कमीशन यानी कि चुनाव आयोग। ठीक है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के इलेक्शन को छोड़कर किसी भी इलेक्शन में कोई भी विवाद की कंडीशन आती है तो उस विवाद का निपटारा भारत का जो इलेक्शन कमीशन है वही करेगा, जिसका प्रावधान भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर अनुच्छेद 324 में है। ये ध्यान रखना, आर्टिकल भी कई बार पूछ रहा है एग्जामिनर हमसे। ठीक है, तो यहां पर सिर्फ चुनाव से रिलेटेड किसी विवाद की बात आ रही है तो आप आंसर याद रखेंगे, चुनाव आयोग ही इसको निपटाएगा। ठीक है, अगला, खासी गारो, जो खासी गारो दो प्रमुख भाषाएं हैं। ध्यान रखना बेटा, ये जो खासी और गारो की बात हो रही है तो ये दो प्रमुख जो भाषाएं हैं वो आपके मेघालय राज्य की है। ठीक है, वहां पर 3 प्रमुख पहाड़ियां हैं, खासी, गारो और जैंतिया। ठीक है, पर वहां के जो कल्चर में खासी और गारो का बहुत बड़ा महत्व है। इसी सेम नाम से ही यानी कि खासी और गारो नाम से ही वहां पर डिस्ट्रिक्ट भी हैं और वहां की ट्राइब्स भी हैं। ठीक है, यहां लैंग्वेज कुछ भी पूछेगा आपसे, चाहे वो हिल्स पूछे, लैंग्वेज पूछे, शेड्यूल्ड ट्राइब्स पूछे या डिस्ट्रिक्ट पूछे, तो ये दो सेम नाम के खासी और गारो नाम से ही क्या है, कहां पर है, मेघालय स्टेट में है। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट के। अगला है विटामिन सी, जो विटामिन सी है हमारा का केमिकल नेम क्या है, रासायनिक नाम क्या है। तो ध्यान रखना इसका रासायनिक नाम क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, जो हमको खट्टा महसूस होता है और जो हमको सिट्रिक फ्रूट से ही, जितने भी सिट्रिक फ्रूट्स हैं, ठीक है, तो उनसे हमको ये विटामिन सी की प्राप्ति होती है, यानी कि एस्कॉर्बिक एसिड मिलता है हमको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षय रोग कहा जाता है टीबी को, यानी कि ट्यूबरकुलोसिस को। इसका यदि नाम आता है कि जो क्षय रोग होता है, ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस, तो इसका ट्यूबरकुलोसिस ये किस टाइप की बीमारी है, डिजीज है। तो ध्यान रखना ये आपकी एक बैक्टीरियल डिजीज है। ठीक है, ये बॉडी किसी भी हिस्से में हो सकती है, पर स्पेशली ये लंग्स में होती है, जिसमें व्यक्ति को खांसी आती है। ठीक है, और खांसी के साथ बलगम और ब्लड भी आता है। ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस पूरा नाम क्या होगा, ट्यूबरकुलोसिस। और इसका यदि बैक्टीरिया का नाम पूछता है तो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, जो एग्जाम में कई बार पूछा गया, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो पूछता है जो टीबी डिजीज है हमारी, तो उसके बैक्टीरिया का नाम क्या है, क्योंकि ये बैक्टीरियल डिजीज है। ठीक है, तो आप बताएंगे माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया की वजह से ह्यूमंस में
ये डिजीज होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, चिश्ती संप्रदाय की स्थापना भारत में की थी। तो ये चिश्ती संप्रदाय जो भारत में लेके आया था, ये कौन लेके आया था? मोइनुद्दीन चिश्ती। ये मोहम्मद गौरी के साथ भारत आया था और इसके ही भड़काने पर मोहम्मद गौरी ने जब यहाँ पर तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को डिफीट कर दिया, तो उसके बाद क्या हुआ कि उसने काफी अत्याचार यहाँ पर शुरू कर दिए। भारतीय महिलाओं के साथ जबरदस्ती उनके साथ विवाह करना, ठीक है, मोहम्मद गौरी की पृथ्वीराज चौहान की हत्या करवाना, ये सब इसी का रोल था इसमें। ठीक है, मोहम्मद गौरी को भड़काने में। ठीक है, इनका ये भी पूछा जाता है इनका एक दूसरा नाम क्या है, तो इनका दूसरा नाम है गरीब नवाजा और इनकी जो दरगाह है वो अजमेर में है। ये मैंने पहले के प्रैक्टिस सेट में 1-2 में रखा है, इसलिए मैं ज्यादा इसको नहीं कर रहा हूं। ठीक है, अगला है, और इसी एक चीज यहाँ पर और है कि भारत में एक तरह से जो सूफी सिलसिले की शुरुआत भी का श्रेय भी इन्हीं को जाता है। ठीक है, पर इनको सिर्फ कहने के लिए श्रेय जाता है और कुछ इन्होंने हमको नया नहीं सिखाया था, ये भारतीय कल्चर में पहले से ऑलरेडी सब कुछ था। ठीक है, आगे देखिए, रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। तो जो रामकृष्ण मिशन है जिसने एक तरह से भारत में पुनर्जागरण दोबारा से स्टार्ट किया, तो उसका श्रेय जाता है स्वामी विवेकानंद जी को। स्वामी विवेकानंद जी को इसका श्रेय जाता है, ये ध्यान रखना, क्योंकि सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में बहुत सारी बुराइयां आ गई थी। इन बुराइयों को दूर करने के लिए इन्होंने, स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नाफ्ता झाकरी प्रोजेक्ट यानी कि परियोजना किस नदी पर है? तो ये नाफ्ता झाकरी प्रोजेक्ट है, ये किस नदी पर बताया है? तो ये ध्यान रखना, नाफ्ता झाकरी प्रोजेक्ट आपकी सतलुज रिवर पर है। ठीक है, यहां पर इस क्वेश्चन को रखने का मेरा तात्पर्य या इस पॉइंट को रखने का सिर्फ इतना ही तात्पर्य है कि आप लोग जो भारत के मेन जो रिवर प्रोजेक्ट हैं उसको एक बार देख लें सभी को, तब एग्जाम जाए। ठीक है, तो इसका सिर्फ एक बहाना है, नाफ्ता झाकरी इंपॉर्टेंट है वैसे। ठीक है, पर इसके अलावा और जो करंट अफेयर से रिलेटेड हो हमारी, उनको भी आप लोग देख के जाएंगे एग्जाम में। ठीक है, अगला है माई कंट्री माई लाइफ। बुक्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर एसएससी के हर एग्जाम में बुक्स से, अवार्ड से, मूवी से, इनसे वो क्वेश्चन करंट अफेयर के जरूर रखती है। ठीक है, तो अभी हमें एक हो सकता है कि मैं वीडियो और आप लोग के लिए लेके आऊं, तो जिसमें जितने मूवी से रिलेटेड जो अवार्ड है उसको उसमें शामिल करूंगा। ठीक है, और आप लोग जो भी टॉपिक की डिमांड हो आप लोगों की, तो कमेंट बॉक्स में जरूर करें आप लोग। तो माई कंट्री माई लाइफ के राइटर जो है वो है लाल कृष्ण आडवाणी जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है, ब्रिक्स का 5वां देश कौन सा है? तो आपको मेनली मालूम है कि ब्रिक्स जब स्टार्ट हुआ था तो ये इसमें 4 कंट्री थी, पर आज की डेट में नाम से ही इसका ब्रिक्स हो गया है, चेंज हुआ है। बी से क्या है? ब्राजील, आर से रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना एंड एस से क्या है? साउथ अफ्रीका, यानी कि दक्षिण अफ्रीका ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन का 5th में कंट्री है, 5वां देश है। ठीक है, आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। और मैंने इस वीडियो में काफी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन रखे हैं, इसको एक बार आप लोग जरूर देखें। ठीक है, और आगे भी आपके लिए मैं प्रैक्टिस सेट लेते आता रहूंगा जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता है। धन्यवाद।